आज हम पढ़ने वाले हैं जिन मनोवैज्ञानिक, उसमें पहला पार्ट आपके सामने आ रहा है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना मैं इसके बारे में नॉर्मली एक फैक्ट बताता हूं। आ जाइए फटाफट जी, चलेगा। तो अगर आपके सामने आता है ये, तो इसमें जानकारी की जीन पियाजे का पूरा नाम है जीन विलियम फ्रीडस पियाजे। अब तुम कहोगे सर जी क्या जरूरत, मैंने दे दिया भैया। 9 अगस्त 1986, इसका मतलब आज से ठीक 2 दिन बाद, 8 अगस्त के बैच के बाद 9 अगस्त को इनका हम जन्मदिन करेंगे। तो प्याजे जी का जन्मदिन जरूर बनाएंगे, ध्यान रखना, आना मत, इनका केक काटूंगा मैं स्पेशल। उसके बाद जन्म जो है वो स्विट्जरलैंड में होता है, जिसे आप नॉर्मल स्विस बोलते हैं। 16 सितंबर 1980 को मृत्यु हो जाती है। लगभग 84 साल का इनका जीवन है। राष्ट्रीयता स्विट्जरलैंड की है, स्विस हैं। मनोवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी कहलाते हैं। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के पापा भी यही कहलाते हैं। इसके अलावा इनका मुख्य जो क्षेत्र बाल मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विकास, इसलिए नॉर्मली हम इन्हें संज्ञानात्मक विकास के पापा जी, पिताजी भी बोलते हैं। इनका प्रमुख सिद्धांत जिसे हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके अलावा इन्होंने क्या है, मनोवैज्ञानिक एक सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, ये वाला। अब इसके बाद अगर देखेंगे यहां पर आपके सामने जी, हाँ, तो अब इसके बाद अगर देखेंगे तो पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का क्या है, सक्रिय निर्माता होता है। उन्होंने बच्चे को छोटा वैज्ञानिक बोला, ये लिटिल साइंटिस्ट वाली बात है। स्कीमा का कॉन्सेप्ट मानसिक संरचना ज्ञान का ढांचा के रूप में बताते हैं। समावेशन कहते हैं कि जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं इस पुराने स्कीमा में कुछ भी ऐड करना क्या कहलाता है, आपका एसिमिलेशन। उसी स्कीमा में कुछ नई जानकारी और कुछ परिवर्तन, चेंज जो मॉडिफाई करना, उसको बोलता है एकोमोडेशन। जब ये दोनों बातें समझ में आ जाती है उसको बोला जाता है इक्विलिब्रेशन। अर्थात समावेशन और समायोजन दोनों को जब आप जोड़ देते हैं, समझ लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन। इस जानकारी के बाद इन्होंने 4 स्टेज बताई जिनके वजह से फेमस हुए, जिसको हम सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल बोलते हैं। अर्थात संवेदीगामक है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सलमान खान प्रियंका जी के साथ चले हैं फ्रांस, इस बात को याद रखना। और 0 से 2 वर्ष आपका सेंसरी है, 2 से 7 आपका प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक, 11 से आगे आप जाते हैं औपचारिक में। इसके अलावा इनका सिद्धांत जो है बाल केंद्रित, साथ साथ में खोज आधारित होता है। और हमेशा कहते हैं बच्चे क्या एक सक्रिय जो है पार्ट है जीवन का। शिक्षा में सीखने की तत्परता, उसकी सक्रिय भागीदारी और व्यक्तिगत भिन्नताओं को इन्होंने महत्व दिया था। ये एक बेसिक सी चीज है जो मैंने आपके सामने रखी थी, लिटिल साइंस। ये पेज आपके बहुत काम आने वाला है, तो देवी और सज्जनों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपके सामने बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अगर आपने इतनी चीज जान ली और इतनी जानकारी को देख लिया, तो अब आते हैं आपके सामने हम आज के प्रश्नों के साथ। यहाँ तो आज मेरे बच्चे थोड़ी क्लास लंबी हो सकती है, सवालों की जो संख्या है वो ज्यादा होगी, तो आप इसमें लेके चलिएगा, ठीक है। तो सवालों की संख्या ज्यादा होगी। चलिएगा, तो अगर आपने जान लिया तो ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट जवाब देते चलेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया द्वारा जो सुगम होता है वो किसके द्वारा, अनुकूलन द्वारा, पुनर्बलन द्वारा, पुनरअभ्यास द्वारा या कलन विधि द्वारा, बताइए किसके द्वारा होता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है जी। मेरे बच्चे पोल में नहीं लगाना चाहता क्योंकि पोल ना बहुत समय खराब कराता है, वरना मैं जरूर लगाता। चलेगा, अब आपके सामने अगर देखेंगे तो इस सवाल में जैसे ही आपने जवाब चुना तो इनकी इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन, अनुकूलन। क्या बोलते हैं, अनुकूलन। मेरे बच्चे अनुकूलन के 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। फटाफट आप लोग ये बताइएगा, ये जो 2 पार्ट 2 भाग होते हैं उसका क्या नाम होता है, जल्दी जल्दी बताते चलेगा। मैं सवाल के अंदर सवाल पूछता चलेंगे, टाइम नहीं अपना खराब करेंगे, बिल्कुल भी जी, बहुत बढ़िया। बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। अब आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया और आपने कहा कि इसको एडेप्टेशन बोला जाता है, अनुकूलन बोला जाता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक को एसिमिलेशन बोला जाता है, एक को एकोमोडेशन बोला जाता है, एक को समायोजन बोला जाता है, एक को समायोजन बोला जाता है, और दूसरे को क्या बोला जाता है, आपका आत्मसातीकरण। ठीक है जी, आत्मसातीकरण। चलेगा, बहुत बढ़िया। तो आपने जवाब दे दिया, खुश हुए इस बात के साथ। चलिए नंबर 2 बताओ आपके सामने। पियाजे मानसिक की संरचनाएं जो सोच के आधार के लिए किस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, बताइएगा। पियाजे ने जो मानसिक संरचनाएं दी, उनकी सोच का जो आधार दिया, उसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। वो जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है, बताएं जी। उस शब्द का जो मतलब होगा वो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। उस शब्द का जो मतलब होगा, उस शब्द का मतलब होता है इक्विलिब्रेशन। मेरे बच्चे संतुलिंकरण होता है जब आप ये जान जाते हैं कि जो एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। जब आप जान जाते हैं कि आत्मसातीकरण क्या होता है, सातीकरण क्या होता है,
और साथ साथ में समायोजन जो है वो क्या होता है, जब ये जानकारी पता है। परिपक्वता जो मैच्योरिटी वाली बात है, उम्र के साथ जब आप समझना शुरू करते हैं क्या सही क्या गलत होगा। लेकिन जब इन्होंने बताया तो इन्होंने बताया स्कीमा, स्कीमा जिसके बारे में इन्हें बताया कि दिमाग में बनने वाला कोई भी मानसिक जो चित्र आप बनाते हैं, मेंटल जो पिक्चर आप बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। तो यहाँ पर स्कीमा, स्कीमा जो भी। और बेटा जोन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताओ किसने बात करी। अगर जोन ऑफ डेवलपमेंट है तो इसका मतलब इसके बारे में हमारे कौन बात करते हैं, वाइगोत्स्की। फिलहाल सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल बढ़िया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, कौन सी जो बातें हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब आपके सामने 4 चीजें दी गई हैं, उन चारों चीजों में आपको बताना है कौन सी सही है। और पीपीटी अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने व्यूज जरूर दे कि पीपीटी कैसी है। पहला कि संवेदी चालक अवस्था जो हम जानते हैं 0 से क्या है 2, और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हम जानते हैं 2 से क्या है 7, जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक हम जानते हैं जो 7 से क्या है 11, और उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक जिसे हम जानते हैं 11 से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इस केस में अगर हम जाएंगे नंबर 3 के साथ, तो नंबर 3 का जो जवाब है वो बहुत बढ़िया होगा कि संवेदी चालक अवस्था में संरक्षण होता है। जी नहीं, ये हमारी कॉन्क्रीट में होता है, इसका मतलब मूर्त में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित होता है। जी नहीं, हाइपोथेटिकल जो होता है वो किसमें होता है, फॉर्मल में। तो इसका मतलब ये भी गलत। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा तर्क करना सीख जाता है, बिल्कुल सही बात है, लॉजिक आ जाता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक कार्यों की शुरुआत जीवादी नहीं, ये हमारी किसमें है, प्री ऑपरेशनल। मेरे बच्चे मेरा काम ये नहीं कि मैं बस आंसर ABCD टिक करूं, अच्छी बात ये होगी कि हम समझे कि गलत क्यों है और उसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो थोड़ा मैसेज में आग लगाते चलो, स्पीड लगाते चलो। ये देखो, तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें लगता है तुम ही सबसे बड़े हेलीकॉप्टर हो, तुम ही सबसे बड़े सुपरमैन हो, तुम ही सबसे बड़े स्पाइडरमैन हो, अगर देखा होगा, मुझे लगता है कि हम पहले सोचते थे कि यार शक्तिमान की तरह बच्चा क्यों। तो भैया ये चीजें हमारे क्या आने वाली हर जनरेशन में देखने को मिलती है। और नंबर 4 में इसने हमसे यही पूछा है कि बच्चा जब के अनुसार स्थगित जो अनुकरण और नाटकीय खेल करने की जो क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी के चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण में आगे बढ़कर संसार को डैश के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं। बहुत बढ़िया जवाब होगा आप लोगों का अगर आपने सवाल नंबर 4 की तरफ चुने हैं और आपने ऑप्शन नंबर डी की तरफ सबसे ज्यादा जा रहे हैं। तो अगर आपने यहां दिया है, यही गलती आप कर जाते हैं जो लगभग मेरे सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है। तो सवाल नंबर 4 का जिसने भी जवाब डी दिया है, मेरे बच्चे ऑलमोस्ट गलत हो। ना वस्तु स्थायित्व है, ना अनुबंधन है, ना इसी को बोला जाता है उसकी मानसिक प्रतिनिधित्व, इसको बोला जाता है उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन। आपने सिर्फ यहां देखा कि कोई चीज छुई और उसने नहीं, उसने कहा है कि एबिलिटी टू एंगेज इन डिफर्ड इमिटेशन। इमिटेशन अगर आप जाओगे तो इमिटेशन हमारा किस में होता है मेरे बच्चे, सेंसरी में होगा। एंड मेक बिलीव प्ले भी कर रहा है। तो पियाजे की थ्योरी में जो ट्रांजिशन होता है फ्रॉम अ सेंसरी मोटर अप्रोच टू द वर्ल्ड, कि सेंसरी मोटर से आगे निकल के जब वर्ल्ड में जाएगा, इस चीज को जिस शब्द के साथ जाना जाता है वो आपका क्या होगा, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब वो उसमें क्या है, मानसिक। यहां सवाल ये था ही नहीं, यहां सवाल ये था ही नहीं कि बच्चा छिपी हुई चीज को कब ढूंढना शुरू कर देता है। उसने ये वाली बात के साथ एबिलिटी टू एंगेज इन डिफर्ड इमिटेशन टू मेक बिलीव प्ले, इसका मतलब मेक बिलीव प्ले आप देखोगे प्री ऑपरेशनल की तरफ, तो धीरे धीरे वो उसके बारे में एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर देता है यहां पर। तो आपने अगर देखा है तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। तो जितने लोगों ने 4 का जवाब ए दिया वो बिल्कुल सही है। डन भाई, आ गया समझ में। अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस होता तो वो क्या कहता, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी सुन लो बेटा, ये होता है आउट ऑफ साइट बट नॉट आउट ऑफ माइंड, बट नॉट आउट ऑफ माइंड। इसका मतलब ये तो वो परिस्थिति होती कि भाई उसने क्या है, उसकी नजरों की तरफ से तो चला गया लेकिन अभी भी दिमाग में बना हुआ है। मम्मी ने कह तो दिया कोको लेके चली गई नहीं, लेकिन उसके दिमाग में जो, इसीलिए मेरे बच्चे जो सिंबॉलिक वाली बात देखे ना, सिंबॉलिक थॉट भी आना शुरू हो जाते हैं। आगे भाई सवाल थोड़ा बढ़िया था, एक नए लेवल का था, बट आपने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया, वो ठीक है। अब आते हैं आगे की तरफ। नंबर हमारा देखो, बढ़िया से पढ़ना भैया,
कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं। मतलब कि ऑपरेशन पर ऑपरेशन करना लगेंगे, इसका मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, चीजों को थोड़ा समझना शुरू हो गया। उसमें क्या है, एक पर्सपेक्टिव से आगे प्लान ए के साथ प्लान बी लगाना शुरू करने लगे। तो अगर प्लान ए के साथ प्लान बी लगाने लगे, और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे, यहां पर क्या लिखा है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। और मेरे बाबू ये तो मैं जानता हूं ये किस में आती है, फॉर्मल में, और जहां ये फॉर्मल में आती है उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब फॉर्मल ऑपरेशनल बिल्कुल क्या है, सही। तो आंसर अगर आपने डी चुना तो एकदम क्या है, बढ़िया, बेहतरीन। आगे देख लेते हैं, हमारी स्क्रीन पर आने वाला जो नंबर है वो नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसको महत्व दिया। जीन पियाजे जब अपने ज्ञान को दे रहे होते हैं तो किस बात को महत्व देते हैं, बताइएगा जी। चलेगा। तो आपके सामने अगर ये बात आ जाती है, आपके सामने भी ये वाली बात आती है, तो यहां देखो, अब आपके सामने कहते हैं कि जीन पियाजे, तो भाई जीन पियाजे ने इंपॉर्टेंस, जैसे मान लीजिएगा इस क्लास में है और इस क्लास में बेटी तो पढ़ ही रही है या बेटा तो पढ़ ही रहा है, हो सकता है उसके पापा को भी पढ़ना पड़ रहा हो सीटेट के लिए। तो इसका मतलब जो बाप बेटा है, पिता पुत्र है, पिता पुत्री है, जो देख रहे हैं, ये जो वैसे में कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, बस बाप बेटा और बेटी बाप। अगर देखेंगे तो इसका मतलब अधिगम की में, तो अधिगम में मेरे बच्चे इस बात का मतलब नहीं है कि कौन उम्र में बड़ा है कौन उम्र में छोटा है। बात इस बात के साथ आ रही है यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में कि उनमें सीखने की कितनी तत्परता है। अगर पिता ये शर्मा रहे हैं कि यार मेरी बेटी भी इसी मास्टर से पढ़ रही, मैं भी, ये तो मेरी लज्जा का काम है, क्या फर्क पड़ा। एक बात तो आप भी समझिएगा कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसमें कभी आप ये थोड़े ना देखते कि किसका बच्चा है किसका नहीं, वहां सारे बच्चे ही होते हैं। और एक अध्यापक के लिए, मेरे लिए, अगर मेरे पिता भी क्लास लेंगे तो मेरे बच्चे के तौर पर ही मैं उन्हें जज करने वाला हूं, ना कि अपने पिता के तौर पर। और मैं अपने पिता से भी यही चाहूंगा कि वो मुझे उसी तौर पर चेक करें या जज करें जिस आधार पर वो एक अध्यापक को जज करते हैं। तो इसका मतलब सीखने की तत्परता होनी चाहिए, ये नहीं कि अरे यार ये वाली बात नहीं तो होगी, ये क्या है प्रतियोगी, भैया बाप भी पढ़ रहा बेटी भी पढ़ रही, ये वाली बात के साथ ना ना मैं तो फिक्स हूं, मैं नहीं मानूंगा, ये मास्टर तो जो मेरे से उम्र में छोटा इससे क्यों पढ़ूं, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इस सवाल का जवाब क्या है, सीखने की तत्परता मायने रखती है। और मुझे लगता है अगर आप इस बात को और थोड़े बेहतर तरीके से चले तो जिन भी माता पिता, जो भी मुझे लगता है वो अध्यापक गण, सारे लोग, इसे ब्लैक कर दो यार, व्हाइट थोड़ा आपकी आंखों पे लगेगा। मुझे एक चीज और लगती है, सबसे बड़ी बात ये वाली बात कि जो भी अभी जो टीचिंग के लिए जो जा रहे हैं, मतलब जो भाई पहले से नौकरी है लेकिन गवर्नमेंट के उस पे रूल पर कि उन्हें भी सीटीईटी या टेट पास करना होगा, वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है वो इस बात को छोड़ के कि हमें टेट पढ़ना हो, इसको मजा लें। और यकीन मानिएगा आज की पढ़ाई में और पुरानी पढ़ाई में एक डिफरेंस तो है कि आज की पढ़ाई में जो है नए इनोवेटिव पीपीटीज हैं, नया डिजिटल बोर्ड है, पहले नहीं था। तो ये वाली चीज आपको आपके स्कूल में भी काम आएगी। तो इसका मतलब हम इस बात के साथ नहीं चलेंगे कि कौन पिता है कौन पुत्र है कौन बेटी है कौन माता है, हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के चलेंगे, सीखने के लिए आए हैं, सीख के चलेंगे। तो ऑल द बेस्ट भाई सारी चीजों के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे फिर नए सवाल के साथ, जो नंबर है 7 वो देखेंगे। सवाल नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर कहता है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने व अमूर्त चिंतन करने के कौशल को हासिल कर लेते हैं। मतलब अब वो स्थिति है जिसमें हम अनुमान भी लगा रहे हैं, अब वो स्थिति है जिसमें हम क्या आगे भी सोच पा रहे। तो एक बात तो तय है कि अनुमान, इमेजिनेशन आ गया मेरा चौथी में, अनुमान लगाना आ गया चौथी में, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आ गया चौथी में। तो सीधी सी बात है किसमें आ गया, नंबर 4। और नंबर 4 क्या होता है, ऑप्शन नहीं, नंबर 4 मतलब फॉर्मल। तो मेरे बच्चे फॉर्मल ऑपरेशनल है। और बेटा एक ट्रिक तो मैंने बताई थी, SPCF कैसे याद करोगे, सलमान प्रियंका चले फ्रांस, और भी चाहिए दूसरी तो ले लो, अंग्रेजी में कहते हैं सम पीपल, PEOPLE, सी है कैन, उसके बाद क्या है फ्लाई, सम पीपल कैन फ्लाई। ये भी हमारी ट्रिक नहीं आई। नंबर देखो मेरे बच्चे 8 आया। जीन पियाजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा में संशोधित करेगा, तो संशोधित जब करेगा इसका मतलब उसमें क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। तो याद रखना मोदी, जैसे मॉडिफाई आप समझो, तो भैया मॉडिफाई को ऐसे समझो जैसे मोदी जी है ना, मोदी जी। तो मोदी जी ने देखो अपने आप को क्या कर लिया, आजकल मोदी जी दबा के रील बना रहे, एकदम पहले बिल्कुल ऐसे रील बनाई ये वाली, फिर उसके बाद ऐसे रील बनाई, आजकल तो बिल्कुल एकदम टसन में ये रखा मोबाइल, उसके पास जाके बोल रहे हैं हाँ
फ्रेंड्स आज हम नई चीजों के साथ, ये देखो इसका मतलब उन्होंने संशोधन कर लिया। तो ये एग्जाम्पल मोडिफाई का मोदी जी के लिए हम समर्पित है। और यहां पर याद रखिएगा क्योंकि मोदी जी ने अपने आप को जो मॉडिफाई किया है, इसलिए मोदी जी को देते हैं हम एकोमोडेशन, समायोजन। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चे लगा दो। डन भाई। अब देखो लाइव क्लास के साथ लाइव एग्जाम्पल दे दिया ना, चलेगा। नया नंबर आता है 9। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता का क्या मायने हैं? मतलब आप जब बात करते हैं ईगो सेंट्रिक जैसी चीज की, इस बात के क्या मायने हैं? जल्दी बताइए, इस बात के क्या मायने हैं? चलेगा। नंबर जो आता है क्वेश्चन नंबर 9 वाली जो बात होगी, सवाल नंबर जो 9 वाली आपके सामने बात आती है, बहुत बढ़िया। तो आपने नंबर 9 में जिसको चुन लिया है आंसर को, वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं। देखो, ईगो सेंट्रिज्म का मतलब होता है, अहम केंद्रित का मतलब होता है, मान लो कि कोई एक ने ए वाला बच्चा है जिसने ब्लैक को ये बोला कि जो ब्लैक कलर होता है उसका मतलब नीला होता है, और उसके पापा ने उसको बताया बेटा जो ब्लैक कलर होता है उसका मतलब क्या होता है? नीला होता है, ब्लैक का सॉरी काला होता है। तो उसने क्या बोला? नहीं पापा आप गलत हो, मैं ही सही हूं। तो ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि सामने वाले को बिल्कुल भी सही ना समझना, अपने ही व्यू को रखना। मतलब कि अगर आप सही हैं तो आप अपने को सही मानेंगे, आप गलत नहीं मान सकते। तो खुद को सही साबित करने वाली बात के साथ जाना। अब इस सवाल में कहता है कि एबिलिटी टू कंसीडर मोर देन वन एस्पेक्ट, अगर ये काम कर लिया कि आप एक से ज्यादा व्यू है तो ईगोसेंट्रिज्म है ही नहीं। मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना, ये ईगोसेंट्रिज्म नहीं है। सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना, ये भी नहीं है। दूसरे के अनुभव वे शारीरिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखना कि मेरी नजर में अगर ब्लैक का मतलब नीला है तो नीला ही है। तो इसलिए सवाल का जवाब मेरे बच्चे याद आ गया। ईगो सेंट्रिज्म का एक मतलब क्या रखोगे? ईगो का मतलब बस याद रखना, मैं सही बाकी गलत। क्या? मैं सही बाकी क्या है? सब गलत। याद रखोगे? अरे हाँ या ना, अरे यस और नो। क्या घर में बैठ के अंकल जी आंटी जी जो जो मेरे से पढ़ रहे हैं अभी सीडी पे नमस्ते करेंगे, बाद में पहले बोलो यस और नो। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, चाहे मम्मी हो चाहे पापा, हर किसी को एक ही नाम, सीटेड सीटेड सीटेड। चले भाई, अब आ जाओ, आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट भाई, बढ़िया। नेक्स्ट आता है नंबर 10। निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? बेटा चैट नहीं, बस सवालों का जवाब देते जाओ। कौन सा जो मिलन है, कौन सा जो मिलाप है वो सही नहीं है? पहला, संवेदी चालक अवस्था मूल समस्याओं पर तर्क देता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था परवर्ती सोच और विकेंद्रीकरण देता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व और जीववादी सोच देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच देता है। तो एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि इस सवाल में जो नंबर 10 है उसमें ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है? डी सही। 10 का जवाब क्या है? डी। बट बेटा सही कर लो। सेंसरी मोटर पीरियड में अगर इन्होंने कहा लॉजिक वाला, तो मेरे बच्चे किस में आएगा? कॉन्क्रीट में आएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी दिखी है, और डिसेंट्रिक, डिसेंट्रिक भी किस में आता है? कंक्रीट में आता है। कंक्रीट ऑपरेशनल ने कहा ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं, ऑब्जेक्ट परमानेंस और ये सारी चीज देखो, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है सेंसरी में, और एनिमिस्टिक जो थिंकिंग है जीववादी आती है प्री ऑपरेशनल में। तो इसका मतलब सारी बातें याद रखें। चले भाई, तो इतने जवाब के साथ ऑप्शन नंबर डी कितनों ने लगाया? नेक्स्ट, 10 में से किसके 10 के 10 सही है? 10 में से 10 कितनों के सही है? 10 में से 10, बहुत बढ़िया, चलिएगा। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? मतलब पियाजे के हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सी बात नहीं आती। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। पहला, गतिविधि। बेटा एक्टिविटी तो उन्होंने कहा है बच्चा क्या होता है? एक्टिव लर्नर। भौतिक दुनिया के साथ अनुभव एक्सपीरियंस करेगा फिजिकल वर्ल्ड के साथ, ये भी सही है। उन्होंने कहा मेच्योरिटी वाली बात, ये भी सही है। लेकिन कंडीशनिंग, अनुकूलन वाली जो बात है, ये किसने बोली थी? पेवलोव ने। क्या बोला? क्लासिकल कंडीशनिंग याद है कि नहीं है? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो बोलने वाला पेवलोव है, ये नहीं। तो सवाल का जवाब यही है।
प्याजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण वर्गीकरण का कौशल विकसित कर लेते हैं? बेटा अगर नहीं पता हो, जब भी कोई ऐसी चीज जो तुम्हें ना पता हो जिस भी सवाल में आए, तो प्लीज बस ग्रीन नामक दिल होगा आपकी, उसमें आपकी चैट में ना, मेरे को चैट नहीं पढ़ूंगा, तो आप ग्रीन जो हार्ट है, ग्रीन जो हार्ट है वो बना दीजिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं ये वाली बात मुझे आपको समझानी है। ठीक है, चलिए बताइएगा जी। बताओ। चलिए, तो आप में से लगभग में एक या दो बच्चे का ही आया है। मैं बता देता हूं, जहां पर कंजर्वेशन होगा मेरे बच्चे याद रखना, वहां पर सी फॉर कंजर्वेशन, सी फॉर कॉन्क्रीट याद रखना पहले तो। इसका मतलब कौन सी अवस्था का है? मूर्त अवस्था का। और कंजर्वेशन का मतलब होता है जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चे 10-10 रुपए की 10 चीज अगर होंगी, वो दिखने में तो ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन 10-10 की 10 चीज जो है वो 100 रुपए की हैं, और 150 वाली एक चीज उससे क्या होगी, चाहे एक होगी बड़ी होगी। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, मंदा रोए एक बार महंगा नहीं, मंदा रोए बार बार महंगा रोए एक बार। तो मेरे बच्चे इस बात को याद रखना हमेशा, जब भी आपके सामने आए तो याद रखना, अगर आपके सामने आ जाए कंजर्वे, CONSERVATION, और दूसरा होता है CLASSIFICATION, क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। और जो मेरे बच्चे, अगर ये कंजर्वेशन को बोला जाता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि एक ये वाला गिलास आपके सामने है और एक ये वाला गिलास आपके सामने है, और जब आप समझ जाते हैं कि ये भी 1 लीटर का है, ये भी 1 लीटर का है, तो ये दिखने में बड़ा है, ये दिखने में क्या है, चौड़ा है, लेकिन चौड़ा और बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में आने वाली क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो जब आने वाली चीजें क्या होती हैं, सेम, इसका मतलब इसको बोला जाता है कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन होता है जब आपको पता चल जाए कि आपकी एक अलमारी है, अलमीरा है इस तरह की, उस अलमीरा में बेटा कपड़े बिल्कुल क्या हैं, यहाँ पर टी शर्ट भी है, आपकी जीन्स भी है, टॉप भी है, साड़ी भी है, पजामा भी है, कुर्ता भी है, सब कुछ है। बट जब आप क्या करोगे, पजामा पजामे वाली लाइन में, कुर्ता कुर्ते वाली लाइन में, टी शर्ट वाली लाइन में, तो इसको बोला जाता है क्लासिफिकेशन। जैसे मम्मी का एग्जाम्पल लेना सबसे बढ़िया, जब मम्मी को ये पता होता है कि घर में जो सोल्ट का है डब्बा वो अलग होता है, शुगर का अलग होगा, टी का अलग होगा, दालों का अलग होगा, समझ गए भाई? तो जो चीज जिसमें है वहीं जाके लगे। बात समझ में आए मेरे बच्चे? अरे हाँ या ना, यस और नो, आ गया समझ में? तो कंजर्वेशन का मतलब कि कोई चीज दिखने में अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर 1 लीटर की है तो उसमें 1 ही लीटर सामान आएगा। मतलब किसी ने 100 गज के 2 घर बनवाए, किसी ने 100 गज के 2 घर बनवाए, और जो 100 गज के 2 घर हैं, तो किसी ने उसमें मेरे बच्चे 3 कमरे करवा दिए और किसी ने 5 कमरे। तो इसका मतलब 5 कमरे वाला बड़ा नहीं हो गया, दोनों क्या है, 100 गज के ही रहने वाले हैं। बस एक थोड़ा स्पेशियस हो जाएगा जिसमें स्पेस ज्यादा होगा, एक थोड़ा ऐसा होगा जिसमें स्पेस कम होगा। ये एग्जाम्पल याद रहेगा, हाँ या ना? बोलो यस और नो। और इसका एग्जाम्पल कि मान लो एक बॉक्स है, इससे ज्यादा तो गया, मान लो एक बॉक्स है, उसमें बेटा पिंक कलर के भी वो है, मार्बल है, उसमें ग्रीन कलर के भी मार्बल है, और उसमें येलो कलर के भी मार्बल है। बच्चा जब येलो कलर के मार्बल अलग रख देगा, पिंक वाले अलग कर देगा, और उसके बाद ग्रीन वाले अलग कर देगा। मेरे बाबू समझ में आया, हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर भाई? तो कंजर्वेशन क्या, क्लासिफिकेशन का। अब आ जाते हैं हम नए सवाल पर। इस सवाल का जो जवाब था, तो इसमें इसके कौन सी स्टेज में आएगा, तो याद रखना है जो स्टेज होगी ये क्या होगी मेरे बच्चे, सी फॉर कंजर्वेशन याद रखना, सी फॉर क्लासिफिकेशन याद रखना, सी फॉर कॉन्क्रीट याद रखना, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। डन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पद्धति जीन प्याजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप, मतलब कौन सी ऐसी है जिसमें आप प्याजे के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन के साथ मैटर नहीं करते, मतलब नहीं जोड़ते? बताओ भाई, वीडियो को लाइक आप करते रहना, बार बार नहीं बताऊंगा। क्या प्याजे ने इनाम और सजा का प्रयोग किया है? जी नहीं। इसका मतलब ये तो बात सही नहीं है। तो सवाल नंबर 13 का पहले ही उत्तर मिल गया हमें तो, है ना? कहते बच्चे की सीखने की तैयारी तत्परता के लिए संवेदनशीलता, सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना, सही है। खोज अधिगम करना, सही है। तो सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए 13 का, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात किसने की है, फटाफट बताओ। इसने नहीं की तो किसी ने तो की होगी ना, बताओ किसने की है, किसने की है, बताओ जल्दी।
जल्दी बताओ भाई। बहुत बढ़िया। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो बेटा याद लिख लीजिए, स्किनर। किसने किया है? स्किनर साहब ने। नेक्स्ट, यह 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर पाती। मतलब सरला जो है मेरे बच्चे कितने साल के हैं? 6 की। तो 6 की है तो 2 to 7 के बीच में है, 2 to 7 के बीच में है तो हमारी बच्ची प्री ऑपरेशनल में है। बात खत्म। चिल्ड्रन इन प्री कॉन्क्रीट स्टेज हैव डिफिकल्टीज इन कंसिडरिंग मल्टीपल एस्पेक्ट वाली बात। तो जो बच्चा बेटा प्री कॉन्क्रीट स्टेज में होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, उसे दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल दिक्कत होती है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है? सही है। और दोनों अगर सही हैं तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कई बार आपको ना वो एग्जाम का वो पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा याद रखना है कि यार कहां पर वो अटक रहा है, कहां पर ये सवाल का जवाब आना चाहिए। ठीक है, दोनों सही। नेक्स्ट देखो, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों को समन्वय करके दुनिया की खोज करता है? आप देखो जीन पियाजे को उसमें बता रहे हैं नंबर 15 में। तो नंबर 15 में अगर जाओगे तो किसके बारे में बात कर रहा है? इन्फेंट। एक्सप्लोर क्या कर रहा है? वर्ड को। किस आधार पर? सेंसरी आधार पर। एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? फिजिकल एक्शन। क्या? इसका मतलब सेंसरी स्टेज में है, और जो सेंसरी स्टेज है वो 0 to 2 है, और सेंसरी को पूरा क्या बोला जाएगा? सेंसरी मोटर स्टेज। तो मेरे बाबू जिसने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल क्या है? सही है। आगे देखते हैं नया नंबर। जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह क्या है? चलती है, तो क्या प्रदर्शित करती है? मतलब ये बच्ची कह रही है जो कार है वो हमारी तरह चलती है, इसलिए वो क्या है? सजीव है, लिविंग थिंग है। तो ये क्या है? इसका मतलब लॉजिक नहीं लगा रही, और जहां लॉजिक नहीं लगाते इसका मतलब लैक ऑफ लॉजिक है। और जहां पर भी लैक ऑफ लॉजिक होता है वहां पर एक बात कंफर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंड यहाँ पर क्या है? क्योंकि मूव कर रही है तो दूसरी स्टेज में आएगा, और दूसरी स्टेज में इस चीजों को क्या बोला जाता है? जीववाद। डन। अच्छा, इसके चारों ऑप्शन पता है कि समझा दूं? चलो एक बार समझो। जीववादी सोच होते बेटा कि कोई भी निर्जीव वस्तु जो होगी ना उसको उसे लगता है कि मैडम ने अगर 2 + 3 = 5 बताया तो 5 यही होगा, 1 + 4 नहीं बताया तो इसका कोई मतलब नहीं पता, या 3 + 2 नाम की भी चीज उसे नहीं पता, और सीरिएशन उसे ये नहीं पता कि 1 2 3 कैसे लगाने हैं, वो 1 3 2 ऐसे लगा सकती है किसी चीज के क्रम में होने के बारे। ठीक है भाई, आगे। डन डन, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और नया नंबर आता है आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 17। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तु या घटनाओं को देखता है? बताओ, नई वस्तु या घटनाओं को जब देखता है उसे क्या बोला जाता है? बताइएगा, चलिए बताइएगा। अच्छा, कुछ हो गया था क्या? हाँ बेटा, बारिश है तो थोड़ा बहुत हो सकता है आज की क्लास में नेटवर्क का कोई इशू हो, तो प्लीज देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ इशू हो तो उसे देख लीजिएगा। हम्म। डन। हाँ मेरी तरफ अब सही है, आप अपनी तरफ देखिएगा एक बार। चलिए, तो अगर इन्होंने नंबर 17 पर हम जा रहे हैं और इस चीज को हम देख रहे हैं कि वो कैसे, तो नंबर 17 में जिस भी मेरे बच्चे ने लगाया है इसी को क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। क्या बोलता है? ए चाइल्ड क्या परसीव करता है न्यू ऑब्जेक्ट और इवेंट इन टर्म ऑफ, कि जो पहला स्कीमा था उसी में चीजें क्या ऐड हो रही हैं, इसी को क्या बोला जाएगा? समावेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से लगाना। मेटाकोग्निशन होता है जब आपकी सोच प्लान बी की तरफ चली जाती है, एक अलग चीज भी सोचना शुरू करती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जो वाइगोट्स की पाड़ मचान, जिसको हम कहते हैं कि जब कोई आपकी मदद कर देता है। डैश में बच्चे के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझा के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते। मतलब despite their ability to solve different kind of problem, children still cannot think hypothetically, कि बच्चा प्रॉब्लम तो सोल्व करने लगा बट स्टिल वो है ज्यादा आगे नहीं सोच पा रहा। तो इसका मतलब वो कौन सी स्टेज में है, और जब इस बात पर बात करेंगे वो कौन सी स्टेज में है तो हम उसे सेंसरी मोटर नहीं बोलेंगे, फॉर्मल नहीं बोलेंगे, प्री ऑपरेशनल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कि नंबर 18 का जो जवाब है, सवाल नंबर 18 का जो जवाब है वो किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि जो बच्चा है वो लॉजिक तो लगा रहा है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक नहीं लगा पा रहा। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने सुझाव दिया क्या? जीन पियाजे ने जो सुझाव दिया वो क्या? बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं,
ये वाली बात। भाषा विकास को सुसह्य करती है, बच्चों को सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से अलग होती है, बच्चे खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और उन्हें जन्म के साथ नासमझ होते हैं। देखो गलती बात नहीं करना। नंबर 19 बच्चे के बारे में आप ऑप्शन नंबर सी चुने हैं, बहुत बढ़िया। तो जितने लोगों ने सुना है ये देखो। अब एक बात याद रखना, मेरे बच्चे, इसमें क्या होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये क्वांटिटेटिव है। क्या है? क्वांटिटेटिव। उन्होंने क्वांटिटेटिव नहीं, इसीलिए मैंने क्वालिटेटिव है। क्या है? क्वालिटेटिव। मात्रात्मक रूप से नहीं है, क्या होगा, गुणात्मक रूप से क्या करेंगे, अलग से। बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और क्या करते हैं, सीखते हैं, ये वाला। तो नंबर 19 में जो जवाब है, नंबर 19 में जो जवाब है, आपने अलग जवाब दिया। ऑप्शन नंबर सी को अगर देखेंगे तो बच्चे के सोचने और उसमें, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, कि उनके सोचने का तरीका जो होगा बड़ों के तरीके से क्या होगा, अलग होगा। जिस चीज के बारे बच्चे बड़े जो हैं ज्यादा दिमाग लगाएंगे, छोटे उतना दिमाग नहीं लगाएंगे। आज इतनी गलती कैसे कर रहे हो तुम लोग भाई? सवाल बढ़िया है ना पर आज के। चलो नेक्स्ट। किस चरण में बच्चे न केवल वस्तु के संदर्भ में तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन करने में भी सक्षम हो जाते हैं? मतलब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चा रीजनिंग भी लगाना शुरू कर देता है, साथ साथ में उसका एक स्टेप आगे भी लगाना शुरू कर देता है, और नंबर अगर 20 आ रहा है तो 20 में ये जो जानकारी होगी किसके साथ मेरे बाबू, अगर उसने कहीं पर भी प्रीपोजिशन प्रपोशन ये लिखा होगा, समानुपात जो है ना, अनुपात समानुपात कहीं भी लिखा होगा, तो बस समझ लेना एक बात पक्की है अनुपात समानुपात में, कि जो बच्चा है वो किस स्टेज में पहुंच चुका है, फॉर्मल में। और जहां फॉर्मल में पहुंच चुका है वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने लोगों ने डी चुना वो बिल्कुल क्या है, सही है। पियाजे के अनुसार जन्म के बाद संज्ञानात्मक विकास की अवस्था का सही क्रम बताओ। लगाना भाई, इसको लगाना, इसको सीक्वेंस में, इसको लाइन में लगाना, जरा बहुत इधर इधर घूम रहा है। लगाओ मेरे बच्चे लाइन में, बताओ जरा। बहुत बढ़िया। तो आपने अगर इस सवाल के साथ नंबर आपने लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी कितने लोग लगा रहे हैं, तो 21 नंबर है बाबू, बिल्कुल सही है। सबसे पहले सेंसरी एक्सपीरियंस, सिंबॉलिक जो है वो हमारा किसमें, प्री ऑपरेशनल। उसके बाद रिवर्सिबिलिटी आ जाएगी तो इसका मतलब कॉन्क्रीट हो गया, और हाइपोथेटिकल हो गया तो इसका मतलब फॉर्मल हो गया। कैसा लगा? आप देखो, अगर और कोई सवाल बना रहा होता तो सवाल कैसे बनाता, सेंसरी, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट। इसमें हमने थोड़े से शब्दों को चेंज करके देखा आपके लिए, ताकि आप फंसेंगे, बट आप अच्छे बच्चे हो, आप नहीं फंसे। जीन पियाजे के अनुसार अर्थपूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए एक बच्ची क्या करेगी? जब आप मीनिंगफुल कोग्निटिव वो करते हो तो क्या करते हो? अब देखो, मीनिंगफुल अगर करोगे को द्वितीय स्तर के अनुबंधन के साथ चाहिए। पियाजे का अनुबंधन के साथ कोई भी रिलेशन है नहीं है, तो इसके मतलब इसे जाने तो घर भेजो इसको। को हर कार्य के लिए पुरस्कार, पुरस्कार का पियाजे संबंध है ना भैया। कहते हैं कि बच्चे को सक्रिय अन्वेषण करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए, हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ह्यूरिस्टिक करना चाहिए, एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये जो आ गया हमारा एक्टिव एक्सप्लोरेशन, ये क्या है, मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है। और शुड बी गिवन रिपीटेड टास्क एंड ड्रिल, बेटा रिपीटेड टास्क का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब सीधा जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नंबर 23, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो प्रमुख आलोचना है वो क्या है? पियाजे के विकास जो आलोचना है वो क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का एक प्रमुख आलोचना है। उस आलोचना को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, उन्होंने बच्चे को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, ये तो गलत बात है। उन्होंने अधिगम्य भाषा को बहुत महत्वपूर्ण दिया, ये बात गलत है। उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव में ध्यान नहीं रखा, सही बात है। उन्होंने इनाम और संज्ञा के प्रयोग को ज्यादा प्रमुखता दी, गलत बात है। उन्होंने क्या बोला कि समाज का और संस्कृति का इतना ध्यान नहीं होता जितना ध्यान होता है किस आधार पर, कि भैया बच्चा जो है वो अपने थॉट, अपने विचारों से सीखता है। ठीक है जी। पियाजे के अनुसार बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम की किस प्रक्रिया में होता है, बताना जरा। पियाजे के हिसाब से जो तुम लोग हो कैसे सोचते हो, कैसे तुमने सोचा? पहला, तुमने कंडीशनिंग के आधार पर सीखा, पेवलोव के आधार पर ना। तुम्हें जब इनाम दिया गया, सजा दी गई, तब सीखा ना।
जब एडल्ट टेक कंट्रोल एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, जब बच्चा क्या करता है कि भाई कंट्रोल नियंत्रण में आता है, उस तरह वो बात भी नहीं हमने देखी। तो हमने तो सीधा सीधा देखा था जब बच्चा सेल्फ करेगा और खुद से की गई गतिविधियों को क्या करेगा, खोज करेगा। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे बच्चे, डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्याजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है। प्याजे ने जो हमारी स्टेज दी है, प्याजे ने जो हमें थ्योरी दी है, सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस बताई है, उसमें कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शंस ए बी सी डी आपके पास 4 हैं, बताइएगा जी। बताएं जरा क्या दिया आपने सवाल का जवाब। तो आप कहना चाहते हैं कि सर इसमें ऐसा है कि उन्होंने संज्ञानात्मक बदलाव एकीकृत रूप से होता है जिसकी दिशा समान होती है, मतलब वो एक एक इंटीग्रेटेड रूप से होगा, कनेक्टिंग रूप से होगा, ये वाली बात बिल्कुल नहीं बोली। एक चरण को लांघकर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, ये वाली इसने ये तो कहा, लेकिन ये वाली बात नहीं कही। सभी चरण एक निश्चित अनुक्रम अनुसार होते हैं, बिल्कुल सही बात है। चरण जो है सार्वभौमिक है, यह हर जगह, इंडिया में भी ऐसे ही मिलेगा, अमेरिका में भी यही मिलेगा। बट ये कहना कि स्टेज स्किप हो सकती है, ये उसने कहा ही नहीं। तो इस सवाल का जवाब जो उन्होंने नहीं पूछा था, नोट करेक्ट, उसमें ऑप्शन नंबर बी चुना जाएगा। प्याजे के बाद हम बढ़ते हैं अपने नए उस पर। आपको याद रखना है कल का स्वर्णिम अनाउंसमेंट आपने लाइफ में बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्योंकि भारत बैच आ रहा है उसके स्वर्णिम अनाउंसमेंट के साथ, तो कल 8:08 पर 8 अगस्त पे मिलना आना मत भूलिएगा। फिलहाल हम बढ़ेंगे अपने नए सवालों के साथ। कैसी चल रही बेटा क्लास? और ये तुमने स्टेटस पे लगा लोगे ना आज? कल सुबह 8 बजे लगाना स्टेटस पे, रात को 8 बजे तक रहना चाहिए, ऐसा 24 घंटे रहता है ना जी। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, धन्यवाद। डन जी। सही है, रेडी भाई, आगे बढ़े। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रचार प्रसार बाद में करेंगे, किताब आप ले चुके होंगे, नहीं ले तो ले लेना बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उसके साथ जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं मेरा नाम वाइगोत्स्की है, लेव सेम्योनोविच वाइगोत्स्की। मेरा जन्म 17 नवंबर सन 1896 को होता है, रूसी साम्राज्य जिसमें और साल जन्म जो है तो वो 1896, लेकिन भगवान जी का जो यमराज का जो वो है सांड है, यमराज का जो अपना वो भैंसा है, वो मुझे जल्दी लेने आ जाता है और मात्र 38 साल के जीवन में मुझे यहाँ से जाना पड़ता है। मेरी नागरिकता की है जो मैं रूसी था। इसके बाद मेरे साथ अगर देंगे यहाँ पर तो मैं एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करता हूँ। बाल विकास और संज्ञानात्मक विकास में जिस प्रकार प्याजे का स्थान उच्च है, वैसे स्थान मेरा भी है। मेरे लिए जीवन में क्या है, मैं सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि बच्चे अपने आप से सीखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे अपने समाज से सीखते हैं, और इसीलिए इन्हें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के फादर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है, सीखता है। संस्कृति और भाषा का विशेष रूल होता है। जेडपीडी नामक शब्द के बारे में कहते हैं कि बच्चा जब अकेला होता है और किसी की सहायता मिलने पर वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, वो जेडपीडी है। इस जेडपीडी के बाद जब बच्चे को जरूरत होती है किसी मददगार की और वो अपने से ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति को बुलाता है, उसका नाम होता है एमक्यू, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे ही वो आपके सामने आता है उसके बाद जो मदद दे देगा वो क्या कहलाएगा, स्कैप फोल्डिंग। और सीखना जो है विकास से आगे बढ़ता है, इसका मतलब लर्निंग जो होगी वो हमेशा डेवलपमेंट से आगे 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 बढ़ती रहेगी। और उसके बाद जो भाषा है वो आपकी सोच और संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। और निजी वाणी के रूप में अगर आप देखेंगे, निजी वाणी के रूप में अगर आप देखेंगे तो जो बच्चा मन में सोच के कार्य करता है उसका जो सफर होता है लंबे समय के लिए चलता है। चलेगा, आगे देखेंगे। नया नंबर आपके सामने आ रहा है और नया नंबर सवाल नंबर 26 के साथ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बताओ। मैंने मेरे बच्चे तुम्हें एस से सिखाया था सारा वर्ड कि एस से भाई सपोर्ट होगा, इसका मतलब एस से क्या होगा, सपोर्ट होगा। एस से जो होगा वो क्या होगा, स्कैप फोल्डिंग होगा, SCAFF, स्कैप फोल्डिंग होगा। एस से अगर होगा तो उसने कहा कि क्या होगा, सोशल होगा, है ना, ये वाली बात के साथ। तो अगर इन सारी बातों को देखेंगे आप तो हम ये कह सकते हैं उन्हें डायलॉग लेक्चर, ना रिवॉर्ड बोला, ना पनिशमेंट बोला, ना लेक्चर बोला। डायलॉग को संवाद को बोलते हैं, इसके मतलब अंत्यक्रिया। जितना बच्चा आपस में बड़े के साथ अंत्यक्रिया करेगा उतना ही वो चीजों को आगे बढ़ाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए।
वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख कारण क्या है? वाइगोत्स्की जो हमें बताते हैं, कहना चाहते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसका प्रमुख जो कारण होता है वो अनुकरण होता है, वो संगठन होता है, वो सामाजिक अंत्यक्रिया होता है, अनुबंधन होता है। बताइए क्या होता है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपने अगर इस सवाल के साथ जवाब चुन लिया तो यहां पर आपने जो जवाब दिया वो सोशल इंटरेक्शन, ये भी एकदम फर्स्ट क्लास। यह विचार कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? एक बात और याद रखना, वाइगोत्स्की जब भी आएंगे तो वो कहते हैं बच्चे में पहले लैंग्वेज आएगी फिर उसके बाद आएंगे थॉट। प्याजे जब भी आएंगे वो बोलेंगे पहले बच्चे में आते हैं थॉट, उसके बाद आती है लैंग्वेज। हिंदी में इसका मतलब वाइगोत्स्की के बारे में बोलते हैं तो पहले आती है बच्चे में भाषा, उसके बाद बच्चे में आते हैं विचार। और दूसरी तरफ जो हमारा प्याजे है, पियाजे जो हैं वो सीधा कहते हैं पहले आते हैं विचार और उसके बाद आती है भाषा। डन भाई, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिसे अनुबंधन बोलेंगे, सजा बोलेंगे, रटकर स्मरण बनेंगे, या क्या होगा कल्चरल टूल बोलेंगे। ये तो मैंने लगाया। कल्चरल टूल बेटा दो टाइप के होते हैं, बताओ जरा क्या होगा। कल्चरल जो टूल होते हैं, अच्छा रटकर तो गलत हो गया ना, हाँ। कल्चरल टूल दो प्रकार के होते हैं, साइकोलॉजिकल टूल और दूसरे वाला क्या है, डिजिटल टूल। क्या है, डिजिटल टूल। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, एक समाजवादी संरचनावादी कक्षा में बच्चों में समीपस्थ विकास का क्षेत्र किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है? मतलब मैं आपके साथ अगर इस क्लास को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, कंडक्ट कर रहा हूं, कंस्ट्रक्टिव कर रहा हूं, तो आपके और मेरे बीच में जिस तरीके से व्यवधान चलेगा, समाधान चलेगा, कैसे होगा? पहला, डायलॉग के द्वारा, सही है। डिसइंटरेस्ट गलत है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट गलत है। कंडीशनिंग गलत है। और मैं आपको बाद में एक चीज बताऊंगा जिसको आपको समझ के थोड़ा सा धक्का लगने वाला है। विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए वाइगोत्स्की ने किस कार्यान्वयन की अनुशंसा की? मतलब वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा कैसे ज्यादा सीखता है, बच्चे के दिमाग को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसे समाज से अलग करके? जी नहीं। उसे कल्चरल टूल की मदद से? जी हाँ। उसे चीजों को रटवा कर? जी नहीं। बच्चे की पैसिव इमिटेशन कराकर? जी नहीं। सीधा सीधा है, हम उसे क्या करेंगे, यूज ऑफ क्या है, कंट्रोल कराएंगे, किसका, कल्चरल टूल्स के बारे में बताएंगे। और कल्चरल टूल में, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि फिलहाल जो रोहित वैद्वान है वो तुम्हारा कल्चरल टूल है? यस और नो? मतलब जो रोहित वैद्वान, मतलब मैं आपका कल्चरल टूल हूं या नहीं हूं? मैं आपका कल्चरल टूल हूं या नहीं हूं? यस और नो? चलेंगे। यस। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। वाइगोत्स्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पहला, अनुबंधन का, पुनर्बलन का, सांस्कृतिक परिवेश का, स्कीमा का। तो हम जानते हैं भाई बच्चे का किसमें, जो वाइगोत्स्की का कल्चरल, CALTURAL, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। तो यहां पर जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो जिन्होंने सी चुना वो बिल्कुल क्या है, सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार जो कक्षा में किसको महत्वता देनी चाहिए, वाइगोत्स्की के अनुसार किस थ्योरी को हमें देना चाहिए महत्व? पहला, हमें महत्व देना चाहिए किसी चीज के रिकॉल करने पर। रिसाइट, रिसाइट मतलब दोहराना, जोनी जोनी यस पापा, जोनी जोनी यस पापा, जोनी जोनी यस पापा। उसके बाद मिलजुल कर काम, जोनी जोनी ये बोलेगा, जोनी जोनी यस पापा, जोनी जोनी यस पापा, तो मिलजुल कर काम, सही बात। यूज ऑफ रिवॉर्ड पनिशमेंट, ना बाबा। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, ना बाबा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक। वाइगोत्स्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों में, मतलब अगर बच्चों को आपको मीनिंगफुल लर्निंग करानी है तो क्या कराना चाहिए? कराना चाहिए ये वाली बात के साथ कि आपको उन्हें स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए, सही बात है। कंडीशनिंग देना चाहिए, गलत बात है। रिवॉर्ड देना चाहिए, गलत बात है। पनिशमेंट देना चाहिए, गलत बात है। उन्हें क्या देना चाहिए? उनको आपको स्कैफोल्डिंग देना चाहिए। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो भाषा है वो क्या है? जो वाइगोत्स्की हमारे सामने है और वो कह रहे हैं हमसे कि जो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य होता है उसके अनुसार क्या है जी,
तो अगर आप इस सवाल में देखेंगे तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर जाएंगे तो कहना चाहता है कि भाई जो नंबर 35 है वो कहना चाहता है कि बच्चे के जो सामाजिक पारस्परिक प्रक्रिया है अगर उसे मौके प्रदान करेंगे तो अधिगम बढ़िया होगा। मतलब बच्चे अगर एक दूसरे के साथ मिलकर अपने चीजों को शेयर करेंगे तो सीखेगा, सही बात है भैया। बैरियर के रूप में देखेंगे तो गलत बात है, इनसिग्निफिकेंट के रूप में देखेंगे, निरर्थक के रूप में तो गलत बात है, और अवरोध करने वाले रूप में देखेंगे तो भी क्या है, गलत है। तो आंसर हो गया ए। सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख शिक्षक उसे संकेत या इशारा देती है। मतलब हमारी सोना है, एक प्रॉब्लम सोल्व कर रही थी, बेचारी उसमें फंस जाती है, उसे देख लेती है उसकी मैडम और उसके बाद उसे एक क्लू देती है, कि इशारा देती है। तो वाइगोत्स्की के हिसाब से जो मैडम है सोना को जो पार्ट प्रदान कर रही है, उसकी जो मदद कर रही है वो किस चीज में मदद कर रही है और कहां पर कर रही है। देखो, ना तो उसे जैविक परिपक्वता प्याजे वाली बात, ना ईगो सेंट्रिज्म प्याजे वाली बात, अपरिवर्तन वाली, वो उसको कौन से क्षेत्र में मदद कर रही है, जेड पीढ़ी। और जो जेड पीढ़ी होगा, हम यही तो कहते हैं जहां बच्चा फंस जाता है उसमें अध्यापक उसे आके टेम्परेरी क्या दे देता है, हेल्प दे देता है। किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी और वयस्क के साथ साझी गतिविधि करते हैं। मतलब कहना चाहता है कि किसने बताया इस बारे में, किसने बताया कि सीखने की प्रक्रिया तब ज्यादा अच्छी होती है जब बच्चा क्या करेगा, अपने से बड़ों के साथ मिलकर काम करेगा। तो ये देने वाले बेटा ना जीन पियाजे हैं न स्किनर साहब है, उनका नाम क्या है, वाइगोत्स्की है। वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे बताना जरा फटाफट। भाई तुम तो लाइक वाइक कम कर रहे हो यार, मैं देख नहीं रहा। वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे? बहुत बढ़िया। तो अगर आपने इस सवाल में जवाब दे दिया है तो अब बताइए क्या, हाँ कहाँ के। एक दे रहा, एक ने यूएसए बता दे रहा है मामा मांझा। यूएसए का बेटा कौन था, कोलबर्ग। अमेरिका के कौन थे, कोलबर्ग। ये कहाँ के थे, रसिया। रसियन नहीं बोलने का, रसिया। रसिया और रसियन में फर्क होता है गधो। हाँ, रसियन जो लिख रहे हैं, रसिया और रसियन में फर्क होता है, कुछ भी लिखते रहते हो। चलो आगे बढ़ो इसी बात पर। जब एक शिक्षिका एक बच्चे को व्याख्यान देने के बजाय अलग अलग इशारे, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, आज से ये वाइगोत्स्की तुम्हारा हो गया। व्याख्यान जो देती मैडम इशारा देती है, जो इशारा देती है वो मैडम स्कैप फोल्डिंग देती है। इसका मतलब भैया इशारों का मतलब क्या होगा, स्कैप फोल्डिंग। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक को हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, डैश कहलाता है, उसे डैश किया जाना चाहिए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि एक भाई साहब जो है, हमारी जो प्राइवेट स्पीच है या जो हमारी सेल्फ टॉक है, मेरे बच्चे सेल्फ टॉक लिखा हो तब, प्राइवेट स्पीच लिखा हो तब, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्राइवेट स्पीच के बारे में बात कर रहा है। और प्राइवेट स्पीच हमें क्या करती है, निर्देशित करती है, लागू करती है। नंबर 39 में अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना तो प्राइवेट स्पीच जो होती है, निजी जो संवाद होता है, हमें सोचने में क्या देता है, बढ़ावा देता है। यहां पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक शिक्षक बच्चे को उसके समीप विकास के क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए मदद करने में समर्थन देता है तो उसको जो वर्ड टर्म यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नंबर 40। और मेरे बच्चे जब वो टर्म यूज की जाती है उसको ना कंडीशनिंग, ना इमिटेशन, ना एडेप्टेशन, इसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग आंसर ऑप्शन नंबर ए। वाइगोत्स्की ने जो दिमाग दिया, जो ज्ञान दिया, जो बताया विकास के बारे में, वो क्या बताया। नंबर 41 कहना चाहता है कि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो विकास है वो सीखने का पर्यायवाची है, उसका सिनोनिम्स है, बात सही है। सीखने से स्वतंत्र दोनों चीजें अलग हैं, बिल्कुल नहीं बोला। दोनों ने कहा कि विकास पर सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता, उन्होंने तो कहा पड़ता है। सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, गलत। तो सवाल जो है उसने कहा कि जो विकास है वो सीखने का क्या है, सिनोनिम्स है। मतलब आप अगर विकास के सीखेंगे जैसे जैसे तो विकास की गति हमेशा क्या बढ़ती जाएगी। इसीलिए सीखना जो होगा हमेशा विकास से एक कदम क्या रहेगा, आगे रहेगा। बहुत सारे लोगों ने डी लगाया, डी इसलिए गलत हो गया बेटा, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, इसे अलग ही नहीं किया जा सकता, ये नहीं कह सकते। बट हाँ, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में काम करते हैं, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट,
किसने प्रतिपादित किया कि भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? किसने प्रतिपादित, किसने बोला ये वाली बात कि जो भाषा है उसका बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है? पहला, यहाँ तो जो पहला आपके सामने आता है नंबर 42, बताइएगा, चलेगा। तो यहां पर आपके सामने किसने प्रतिपादित करने वाली बात करी? तो यहां पर आता है बिल्कुल किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। शाबाश। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली मैडम को क्या होगा? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया, 42 का ए था। यहां देखो, वाइगोत्स्की का जो मतलब थ्योरी पर यकीन करती है वो मैडम हमेशा किस पर काम करेगी? मिलजुल कर। वो मैडम किस पर काम करेगी? इस बात पर काम करेगी कि बच्चों के बीच अंत्यक्रिया और संवाद को हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देना चाहिए, सही बात है। विद्यार्थी के व्यवहार को विनियमित करने के लिए उसे इनाम और सजा देनी चाहिए, गलत बात है। विद्यार्थी को उद्दीपन में प्रक्रिया के बीच में जी नहीं। उसने कहा कि जब बच्चे को जरूरत हो उसे जरूर जरूर हमें क्या देनी चाहिए? स्कैफोल्डिंग देनी चाहिए। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास क्षेत्र से किया जाता है। देखो ये ध्यान रखना, इस सवाल को बहुत बढ़िया से जवाब देना बेटा। सवाल नंबर 44 का सब लोग बहुत प्यार से जवाब देंगे। 44 का बता, 44 का अच्छे से जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 44 का अच्छे से जवाब दीजिएगा। बताइए। तो आपने अगर यहां पर जवाब दिया क्वेश्चन नंबर 44 में, तो 44 का जवाब बिल्कुल उन बच्चों का सबसे बढ़िया है जिन्होंने इस सवाल के जवाब के साथ ऑप्शन नंबर क्या है? आउटसाइड नहीं होता बेटा, विद इन होगा। याद रखना, मैं आपके ज्ञान को और जेड पीढ़ी को, मेरे बच्चे इस गोले के अंदर से ही तो समझाते हैं, इस गोले के बाहर से थोड़ी ना समझाते हैं। तो आंसर जो होगा बी होगा। वाइगोत्स्की का मानना था क्या? वाइगोत्स्की का मानना क्या था? मानना यह था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय जी नहीं, वो उसका सक्रिय रूप से करते हैं। बड़े बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, चलो एक बार को मान लेते हैं, बट थोड़ा सा रुको। बच्चे उद्दीपन और प्रतिक्रिया का अनुकूलन करते हैं नहीं। बच्चे तब ज्यादा सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किया जाता है। तो इसका मतलब बच्चे जो है वो बड़े की क्या करते हैं? मदद से अपनी समझ को क्या है? बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं। तो इसलिए ऑन अंडरस्टैंडिंग वाली बात आएगा। तो 45 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत भी दिए, किसको दिए हैं? कि लैंग्वेज को, कैलेंडर को, कैलकुलेटर को, मोबाइल को। देखो नंबर तुम्हारे लिए फंसने वाला है, ध्यान से जवाब देना। अगर देखेंगे तो बताओ नंबर 46 में जवाब, क्वेश्चन नंबर 46 में जो जवाब है वो बताओ जरा। अच्छा दादी गुजर गई तो बारिश में निकलेंगे, है ना? ओम शांति। फिर मैं क्लास, हाँ हाँ जाने पड़ेगा। मैं बस क्लास के बाद फ़ोन करता हूँ आपको फिर। ठीक है, ठीक। ठीक है बस। ओके बस। ओम शांति। चलो भाई। हम्म तो यहाँ नंबर 46 में है कि देखो एक ऐसी खबर आ जाती है ना जिसके बाद बड़ा वो हो जाता है ना। हाँ, तो हमारी दादी हैं वो एक्सपायर कर गई। बारिश हो रही है बहुत तेज, जाए कैसे जाएगा? थोड़ी देर में लें, खैर क्लास अपनी जगह है, काम अपनी जगह है भाई। ठीक है, वहां भी जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, तुम यहीं आ जाओ। ठीक है, ओम शांति। चलो, तो ये कहना चाहते हैं कि भाई लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोविज्ञान, तो नंबर 46 में अगर आप ध्यान देंगे, तो नंबर 46 में अगर देखें आप ध्यान, तो 46 का जो जवाब होगा तो उसमें ना तो सवाल,
हाँ, तो उसमें जो जवाब होगा वो क्या, लैंग्वेज होगा। देखो अगर कैलकुलेटर मोबाइल लेके चलोगे तो डिजिटल में जाता है। हमने कहा था ना एक होते हैं साइकोलॉजिकल, तो सवाल ने बेटा साइकोलॉजिकल टूल पूछा था, तो इसलिए जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चुना वो बिल्कुल क्या है, नहीं। चलिए चलिए कोई बात नहीं, है ना, आ जाओ आ जाओ। चलो नंबर आपके सामने 47। अभिकथन जो है, शिक्षकों को विद्यालयों की जरूरतों के अनुसार उचित व अनुपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 का बताएं, चलो आ जाओ। चलो चलो आ जाओ। मेरे बच्चे अभी बारिश है, जान थोड़ा रुक के, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नंबर 47। अभिकथन जो है वो शिक्षकों को विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार उचित और उपयुक्त पाठ प्रदान करना चाहिए। बात बिल्कुल क्या है, सही है। सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, ये भी सही है। तो दोनों बातों का आपस में जो लिंक है वो बिल्कुल क्या है, सही है। और दोनों बातों का अगर आपस में लिंक सही है तो इसलिए सवाल का जो जवाब है वो आपस में ऑप्शन नंबर किसके पास जाएगा, ए। तो 47 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 48। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो पार्ड होता है, जो स्कैफ फोल्डिंग वर्ड होता है, इसका मीनिंग क्या होगा। स्कैफ फोल्डिंग वर्ड का मीनिंग बताओ बेटा, क्या होगा, जल्दी बताइएगा, नंबर 48 का। चलो, तो वयस्कों का कार्य की जटिलता को कम करने में उन्हें बेहद सरल बना देना। देखो जो भी स्कैफ फोल्डिंग होगी वो चीजों को क्या कर देती है, आसान कर देती है। और जो चीजों को आसान कर देगी तो वयस्कों का मदद की प्रकार और मात्रा में बदलाव करना ही, मतलब जो एडल्ट हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। असिस्टेंट मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंट देंगे, कभी देंगे फिर हाथ पीछे खींच लेंगे फिर वो देंगे। तो इसका मतलब बच्चा क्या करेगा, अपने आप से वो चीजों को आगे बढ़ाना रहेगा। नंबर 49। संज्ञानात्मक विकास में भाषा जैसे सांस्कृतिक साधनों के महत्व को डैश ने डैश सिद्धांत पर प्रतिपादित किया। तो जब आप संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं वहाँ वाइगोत्स्की का नाम आ जाएगा। तो सामाजिक सांस्कृतिक सही है, व्यवहारिक गलत है, पियाजे व्यवहारवादी गलत है, सांस्कृतिक गलत। तो सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो 49 का जवाब ऑप्शन नंबर ए। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है वो क्या है, भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं होती, गलत बात। संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सही बात। संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, गलत बात। संज्ञानात्मक विकास में पीछे रह जाती है, गलत। तो भाषा का जो है वो रोल क्या है, महत्वपूर्ण है। तो सवाल का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अब आते हैं भाई हम अपने उस पे एक्स्ट्रा पे, जहां हम बढ़ेंगे कोलबर्ग की तरफ। कोलबर्ग के बारे में जो जानकारी है वो थोड़ी बेहतर होती है, और कोलबर्ग अपने आप में क्या है, पूरे मनोविज्ञान में नैतिकता बताते हैं, सिखाते हैं। और नैतिकता इस तरह कहते हैं, देखो यूनिवर्सलाइजेशन वाली जो पोस्ट होती है कि जब आप अपने हित को छोड़ के दूसरे पे हैं, नहीं कोई बात, मेरे बच्चे अभी बारिश जा रही है, मैं रुक के ही जा पाऊंगा। अब मैं उस चीज को लेके ना थोड़ा रुक जाओ, बहुत सारे लोगों को अलग अलग ख्याल, अलग अलग थॉट आएंगे। मैं शायद उस पॉइंट से थोड़ा सा भी आएंगे, आ जाओ आ जाओ, ठीक है, तुम पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, कोई नहीं अभी ना, हाँ आ जाओ यहाँ। तो लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका पूरा नाम क्या है, कोलबर्ग है। जन्म सन 1927 में होता है, 25 अक्टूबर तारीख होती है, न्यूयॉर्क में अमेरिका में इनका जन्म होता है। जो मृत्यु होती है 1987 में होती है। यहाँ पर इनके राष्ट्रीयता जो है ये अमेरिका के थे। मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद के रूप में फेमस हो जाते हैं। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, जो इन्होंने 3 लेवल और क्या है 6 चरणों में हमारे सामने दिया है, नैतिक विकास के सिद्धांत की वजह से क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। इसके बाद जीन पियाजे ने जो विचार दिए थे उनके सिद्धांत को ये आगे बढ़ाते हैं। नैतिक विकास के 3 स्तर 6 अवस्थाओं को बांटते हैं। पूर्व संक्रियात, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, 3 जो लेवल बताते हैं, जिनमें स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 आती है। स्टेज नंबर 1 में वो कहते हैं कि बच्चा पनिशमेंट, बच्चा किसी चीज के दंड और आज्ञा की वजह से काम करता है। स्टेज नंबर 2 में वो कहता है बच्चा टिट फॉर टैट के उसमें काम करता है। और उसके बाद पारंपरिक में कहता है कि बच्चा जो है गुड बॉय नाइस गर्ल के रूप में काम करना चाहता है। समाज में उसे पता चल जाता है कि कुछ सोशल नियम कायदे कानून होते हैं। और उसके अलावा नैतिकता पे जाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब उसे लगता है कि चीज़ें सही नहीं है तो अपने इंडिविजुअल रूल बदलना शुरू कर देता है। और यूनिवर्सल आता है जब वो दूसरों के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो आप ये ना समझिएगा कि मैं आज एक क्लास ले रहा हूँ, ये यूनिवर्सलाइजेशन के उस पर जा रहा हूँ, एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहा हूँ। हर चीज़ का क्या है, अलग है ना, यहाँ चलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
और मुझे ना यार इन चीज़ों से थोड़ा ना मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब मैं उस लम्हे उस पल में वहां जाके ना और ज्यादा है उसमें आ जाता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा है। वो एक तरीके का ना मेरे लिए बड़ा ट्रोमा सा होता है। मैंने बहुत पहले एक बार ना, मेरे मौसा जी थे, जब मैंने उनके वो देखा था ना, तब से ना मुझे बहुत ट्रोमा सा, तो मैं इस चीज़ को ना अभी कुछ मिनट के लिए ना बिल्कुल भूलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप बार बार मैसेज ना करिएगा, मतलब मेरा मोबाइल खुला रहेगा बस, वो सॉरी माइक खुला रहेगा, इसलिए नहीं तो मुझे लगता है आप यहाँ ध्यान दो आराम से। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हम्म। तो भाई नैतिक विकास के इस चरण में आते हैं और हिंद साहब की क्या बताते हैं, स्टोरी बताते हैं कि हिंद जो बताते हैं ये वाली कि इंसान जो काम करता है, जो वो दूसरों के लिए करता है, अपना दुख भूल जाता है, तो वो यूनिवर्सलाइजेशन के उस पर भी आ जाता है, चलेगा। नेक्स्ट आता है भाई आपके, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? चलिए फटाफट आ जाइएगा, स्पीड बना के रखिएगा। तो कहना है सीमा जो है अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है। उसे लग, अब इसका मतलब वो डर रही है तो किसी दूसरे की वजह से डर रही है, और जब वो दूसरे की वजह से डर रही है तो जो सवाल जो नंबर 51 आपके सामने आएगा, तो इसका मतलब पोस्ट कन्वेंशनल में नहीं है, वो पनिशमेंट वाली स्टेज में है, वो पूर्व पारंपरिक स्तर पर है, इसका मतलब लेवल नंबर 1 पर है। उसे इस बात का डर है कि कहीं मम्मी आके उसकी पिटाई ना कर दे। माहिरा का मानना है कि सही और गलत का निर्णय बाहरी कारकों से होता है, वह प्राधिकारकों के द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकारती है। और मेरे बच्चे मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो, जो लोग नए हैं, इन तीनों स्टेज को मेरे बच्चे मैं छोटा लिख रहा हूं ताकि आप बस याद रखें। पहले वाला हमारे सामने प्री होती है, दूसरे वाली कन्वेंशनल है, और चौथे व तीसरे वाली क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल है। तो मैंने आपको कहा था कि जो पोस्ट कन्वेंशनल होगा उसमें हमेशा याद रखना सिद्धांत कि हम सही और गलत में फर्क जानते हैं। दूसरे वाला जो कन्वेंशनल है उसमें हम जानते हैं हम समाज के लिए काम करते हैं कि समाज हमें बुरा ना बोले। और जो हमारा पहले वाला है उसमें हम किसके लिए काम करते हैं, मैं, मुझे चीजें मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो डर की वजह से वो हो सकता है। अब इतना अगर आपके बारे में बात करते टाइम, तो मम्मी को पता लगा उसे सजा मिलने वाली जो बात थी तो समझ ली। दूसरा जो नंबर है वो कहती है नियम। अब देखो जैसे ही नियम आ गया, क्वेश्चन नंबर 52 आ गया, तो हमने जान लिया यहाँ पर कि अगर देखें तो पोस्ट ऑपरेशनल है, पोस्ट कन्वेंशनल है, प्री ऑपरेशनल है, प्री कन्वेंशनल है। हम जानते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि दूसरी जो होगी पोस्ट वाले कोई मतलब है नहीं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, प्री, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल में। तो क्या मैं 52 का ऑप्शन नंबर लगा दूं, डी? 52 का ऑप्शन नंबर डी। अब देखो जरा यहाँ पर जो जो जवाब देते हैं, एक पोस्ट कन्वेंशनल में देखो, कहना चाहते हैं माहिरा जो बिलीव करती है राइट एंड रोंग आर एक्सटर्नली कंट्रोल्ड एंड रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ अथॉरिटी। मेरे बच्चे अगर रूल ऑफ अथॉरिटी फिगर एट विच लेवल ऑफ कोलबर्ग मोर, तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो वो किस किस है कि भाई पराधिकारियों द्वारा लागू किए गए नियमों को स्वीकार, इसका मतलब जिसने जो रूल बना दिया वो क्या है, उसे डर के तरीके से अपना रही है। और जब डर के तरीके से अपना रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्री कन्वेंशनल। और जो प्री कन्वेंशनल हो गया वो ऑप्शन नंबर डी। हाँ, इस सवाल में अगर एक ऑप्शन आ जाए जो बेहतर ऑप्शन के तौर में जाएगा, क्योंकि वो सही और गलत के रूप में जा रही है, तो इसका मतलब समाज के सोशल हो रही है। तो इस सवाल में अगर मान लो ये ऑप्शन सिर्फ कन्वेंशनल होता, क्या होता, कन्वेंशनल, क्योंकि पोस्ट हो नहीं सकता, तो इस सवाल का जो सबसे ज्यादा सही जवाब होता, तो अगर हम इसे कहते, तो अगर कन्वेंशनल होता क्योंकि समाज के नियमों को मान रही है, तो आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना इस बात के साथ कि अगर सवाल में ऑप्शन बदल जाते हैं तो आपको ये देखना होता है कि चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, वरना इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो सोशल लॉ एंड ऑर्डर होगा। एंड सोशल लॉ एंड ऑर्डर जो आता है वो तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज आती है, और जो चौथी स्टेज है वो किस में आएगी, कन्वेंशनल में आएगी। बट हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, और अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमें फिर क्या देना पड़ेगा, प्री कन्वेंशनल देना पड़ेगा। याद रखोगे भाई, चलिएगा नेक्स्ट। अमरप्रीत जो है, अमरजीत जो है, वो नियमों को स्थिर मानते हैं और इस बात के बारे में अनुशंसा करती है कि सभी को नियमों का अनुसरण। अब देखो नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, तो जो 53 है हमें पता चल गया इसमें क्या आ गए, नियम आ गए, और नियमों का अनुसरण आ गया। इसका मतलब बात किसकी है, सोशल की है, बात किसकी है, लो की है। तो सोशल लो जो आता है वो कौन सी स्टेज पे आता है, बताओ जरा। सोशल लो जो हमारा आता है वो कौन से उस पर आता है, जल्दी बताइएगा। जो सोशल लॉ हमारा आता है वो किस पर आता है? हम्म
बताइए। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब दिया तो यहाँ जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही क्या होगा, लो एंड ऑर्डर का। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे भाई बात समझ में, ट्रिक से समझ में आ गई ना बात। नेक्स्ट देखो, लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने थोड़ा स्पीड से जवाब देते चलो बेटा। लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने जो सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण को बताया है, चरण पूछ रहा है, इसमें क्या है, स्टेजेस पूछ रहा है। तो स्टेजेस बेटा कितनी है, 6 है, और जो लेवल है वो कितने हैं, 3 है। कोलबर्ग के नैतिक विकास में किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन करना चाहिए। अब देखो समाज वाली बात आ गई, और जहां भी हम समाज वाली बात करते हैं क्या बोलता है कि जो नियम है उसे हमें क्या है, मानना चाहिए। तो नियम का मतलब क्या होगा, सोशल लॉ। अब मेरे बच्चे खुद ही बताओ सोशल लॉ तुम्हें, वाई ये कोलबर्ग समझ में आया, हाँ या ना? कोलबर्ग के बारे में समझ पाए, यस और नो जी? हम्म। आ गया, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक बच्चा तर्क देता है, एक बच्चा तर्क देता है कि यदि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करते तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदल लेना चाहिए। इसका मतलब इंडिविजुअल वाली नीड। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, पीपी जीएस आईएएस। तो इसका मतलब इंडिविजुअल वाला, और जब इंडिविजुअल आएगा तो उसको किस उसमें लेके जाएंगे, हमारे पता चल गया भाई। क्वेश्चन नंबर 56 में अगर आप जाओगे तो हम ये समझ गए कि ये क्या है, तीसरा लेवल। और जो तीसरा लेवल है उसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो पोस्ट कन्वेंशनल है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो जिन्होंने ए दिया बढ़िया। लॉरेंस कोलबर्ग के पारंपरिक नैतिकता के चौथे चरण कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में व्यक्ति क्या करता है। तो अगर आपने कहा कौन से उसमें आ रहा है कि कानून चौथे चरण में कानून, अब चौथा चरण आ गया है तो सोशल लॉ वाली बात आ गई। और सोशल लॉ वाली बात आ गई तो 57 में देखो, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम से अच्छाई या बुराई निर्धारित करता है, जी नहीं। नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करता है, जी नहीं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने और उनका पालन करने में विश्वास करता है कि सोशल लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है। और नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों से संदर्भ होते हैं, गलत। तो जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जो अभी भी सवालों का जवाब गलत दे रहे हैं प्लीज 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 ध्यान से पढ़िएगा। उमेद जो है वो डज नॉट, वह चॉकलेट नहीं खाता जो उसके पिता मेहमानों के लिए आए हैं, यह सोचकर कि अगर वह पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। कोलबर के हिसाब से वो कौन सी चरण में है। अब देखो डर की वजह से नहीं खा रहा, और जब डर की वजह से नहीं खाएगा तो क्वेश्चन नंबर 58 में क्या आएगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन बेटा स्टेज नंबर 2 होता है, जिसे आप बोलते हैं बदले वाली, टिट फॉर टैट। तो वो तो है नहीं। अब हमें दिख गया ना यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट। यहाँ पर क्या दिख गया, सजा। और हम समझ गए कि ये जो पूरी बात है वो किसमें है, सजा और आज्ञा वाली स्टेज में। तो जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। 59। चलो, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक में व्यक्तियों की क्या विशेषता होगी, बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 59, सवाल नंबर 59 का जवाब दो, बताओ। चलो, नंबर आपके सामने आता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतिम चरण में व्यक्तिगत सिद्धांतों की नैतिकता और विवेक में, बताओ जरा। चलो, तो नंबर आता है 59, और क्वेश्चन नंबर 59 का अगर आपने जवाब दिया है तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई, डी। यह विश्वास करता है कि व्यक्ति को सामाजिक कानूनों को आंख बंद करके पालन करने के बजाय उनका परीक्षण। आज का बेटा नंबर 60 और आखिरी सवाल। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है, आपको बताना है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है उसके बारे में जो बात कर रहे हैं वो बताइएगा क्या होगा।
तो नंबर आपके सामने 60 है। सवाल नंबर 60 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि हम प्री कन्वेंशनल में जाते हैं कि गुड और बैड इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, मतलब अच्छा या बुरा तब होगा जब आप उसकी बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो चलिए फिर भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे नई क्लास में। आज मैंने आपको इस क्लास के दौरान प्याजे वाइगोत्स्की कोलबर्ग करा दिया है, फिर आपके साथ दो जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टेक केयर, बाय।